हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। आज हम ज्योग्राफी का एक और टॉपिक देखने वाले हैं, यानी कि बाहर की तरफ ज्वालामुखी क्रियाओं के द्वारा जो स्थलाकृतियां बनती हैं उनके बारे में देखेंगे। एक वीडियो मैंने पहले डाला हुआ है जिसमें हमने इंट्रूसिव फॉर्म ऑफ वॉल्केनिक पढ़ी हुई हैं, यानी कि ज्वालामुखी के आंतरिक प्रक्रियाओं के द्वारा जो स्थलाकृतियां बनती हैं, जिसमें हमने पढ़ी थी सिल, फेकोलिथ, लेपोलिथ, सीट्स, लेकोलिथ या फिर डाइक और बेथोलिथ। ये दो फॉर्म पढ़ी है हमने आभ्यंतरिक ज्वालामुखी स्थलाकृतियों के रूप में। अब हम पढ़ेंगे बाह्य ज्वालामुखी प्रक्रियाओं के द्वारा जो स्थलाकृतियां बनती हैं। उसमें आते हैं आपकी ज्वालामुखी शंकु आता है, महासागरीय कटक आता है, महाद्वीपीय पठार आता है। तो बेसिकली हम यहाँ पे ज्वालामुखी शंकु पढ़ेंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें हम दो शंकु देखेंगे, एक होता है क्षारीय शंकु, दूसरा होता है आपका एसिडिक कोन्स। तो क्षारीय शंकु के रूप में आपको ये स्ट्रक्चर मिल सकती हैं। सिंडर शंकु है, परिपोषित शंकु है, कार्लडेरा है, क्रेटर है, कंपोजिट शंकु है, ठीक है। और अम्लीय शंकु के रूप में ज्वालामुखी के द्वारा जब बाहर की तरफ जो स्ट्रक्चर बनती हैं वो होती हैं आपके प्लम डोम, क्यूमुलोडोम और थोलॉइड, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए ज्वालामुखी के द्वारा अंदर कौन सी आकृतियां बनती हैं और बाहर की तरफ कौन सी आकृतियां बनती हैं। तो ये बाहर की तरफ बेसिकली हम बात करेंगे आज ज्वालामुखी शंकु को लेके। तो सबसे पहले हम आते हैं हमारे इस शंकु पे, जो कि कंपोजिट शंकु का डायग्राम मैंने दिया हुआ है, लेकिन हम यहाँ पे समझेंगे सिंडर शंकु क्या होता है। तो जब ज्वालामुखी क्रिया के दौरान ज्वालामुखी क्रिया होती है उस टाइम पे ज्वालामुखी राख और विखंडित जो पदार्थ होते हैं उनकी जमने से एक शंकुनुमा स्ट्रक्चर बन जाती है, उसे बोलते हैं सिंडर शंकु। अब सिंडर शंकु कैसे होते हैं? वो आकार में बहुत छोटे होते हैं। आपका जो कंपोजिट शंकु है जो हम बाद में पढ़ेंगे उससे आकार में छोटे होते हैं, और इनकी ढाल भी कैसे होती है? मंद होती है, ऊंचाई कम होती है, लेकिन इनकी आकृति थोड़ी थोड़ी बढ़ती दिखाई देती है जैसे जैसे वापस से विस्फोट ज्वालामुखी में होता है, ठीक है। अब आपके एग्जाम्पल देखें तो सिंडर शंकु है प्रशांत महासागर के हवाई द्वीप पर अधिक पाए जाते हैं, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे जो डायग्राम दिया हुआ है ये कंपोजिट शंकु का है। इसमें केवल एक ही फर्क है, सिंडर शंकु कैसा होता है? आपका छोटा होता है, ऊंचाई में कम होता है, उसकी ढाल कैसी होती है? मंद होती है, जबकि ये ऊंचाई में तीव्र होता है, ढाल तीव्र होती है, ऊंचाई में ज्यादा होता है। इसमें एक और अंतर है कि इसमें परतदार रूप में आपकी लावा की परत और राख देखने को मिलेंगी, ठीक है। जैसे यहाँ पे देख सकते हो ये लावा की परत है, ये जो ब्लैक नुमा स्ट्रक्चर है ये क्या है? लावा दिखा रहा है, और जबकि ये है आपकी क्या है? ये राख दिखा रहा है, राख की परत दिखा रहा है। तो लावा और राख ये कैसे हैं? परत के रूप में यहाँ पे व्यवस्थित हैं, परत के रूप में जमा होते हैं, इसीलिए से क्या बोलते हैं? कंपोजिट शंकु को आप परतदार शंकु भी कह सकते हैं। यहाँ पे ये मुख्य नली है मैग्मा कोष्ठ की, और ये बाहर जाके फूटेगा यहाँ पे, ठीक है। अब ये जैसे ही यहाँ पे फूटेगा उसकी सीड्स पे क्या होता है? कई बार यहाँ पे एक बेसन या फिर गर्तनुमा स्थलाकृति बना सकता है, जिसे आप क्या बोलोगे? क्रेटर बोलोगे। अब क्रेटर का ही अगर ये विशालतम रूप हो जाए, विशालतम स्थलाकृति और बेसन आकृति बन जाती है, तो क्रेटर के विशाल रूप को क्या बोलोगे? आप उसे ही कार्लडेरा बोलते हैं, ठीक है। तो क्रेटर और कार्लडेरा बेसिकली सेम है। क्रेटर छोटा रूप है और क्रेटर का बड़ा रूप कार्लडेरा होता है। अगर यहाँ पे पानी एकत्रित हो जाता है, वर्षा का पानी यहाँ पे एकत्रित हो जाता है, वहाँ पे झील में स्ट्रक्चर बन जाएगी, तो यहाँ पे जो झील बनेगी उसे क्या कहेंगे? क्रेटर झील या फिर कार्लडेरा झील, ठीक है। ओके, अब हम बात कर रहे थे, हम कंपोजिट शंकु की बात करें तो उसका एग्जाम्पल देखते हैं। आपका जापान के फ्यूजियामा वाला एग्जाम्पल है, वो कंपोजिट शंकु का ही प्रमुख उदाहरण है, ठीक है। जापान का फ्यूजियामा ज्वालामुखी कंपोजिट शंकु का एग्जाम्पल है, ठीक है। ओके, क्रेटर झील का एग्जाम्पल देखते हैं तो महाराष्ट्र में जो लोनार झील मिलती है वो किसका एग्जाम्पल है? वो क्रेटर झील का ही एग्जाम्पल होता है। अगर आप बात करें सुमात्रा की टोबा झील है, वो विश्व की विशालतम क्रेटर झीलों में से एक मानी जाती है। तो कैसे हुआ? मुख्य नलिका है, ये सीड्स पर आएगी, स्थल की सीड्स पे आके फूटती है, तो उस स्थान पे आपके क्या बन जाता है? एक गर्त यहाँ पर बेसन नुमा स्ट्रक्चर का निर्माण होता है, उसे क्रेटर कहते हैं। जबकि सिंडर शंकु और कंपोजिट शंकु है, ये कंपोजिट शंकु है। कंपोजिट शंकु में क्या अंतर है? सिंडर शंकु छोटा होता है, कंपोजिट शंकु थोड़ा बड़ा होता है आकृति में, और इसे परतदार शंकु भी कहते हैं क्योंकि इसमें राख की परत और लावा की परत अलग अलग होती हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसकी? परपोषित शंकु की। परपोषित शंकु क्या होता है? परिपोषित शंकु होता है
यानी कि जो मुख्य शंकु पे पोषण प्राप्त कर रहा हो। परपोषी का मतलब वही होता है ना, जब मुख्य नलिका है उस पर इतना सारा दबाव पड़ रहा है तो उस दबाव के कारण वो मुख्य नलिका कई दूसरी नलिकाओं में, छोटी छोटी नलिकाओं में भी विभाजित हो सकती है। जैसे ये नलिका है एक दूसरी उप नलिका में विभाजित हो सकती है, और ये जब उप नलिका स्थल पे जाके अपने मैग्मा को निकालेगी तो वहां पे भी शंकुनुमा स्ट्रक्चर में एक नए शंकु का निर्माण हो जाता है, जिसे बोलते हैं आप कौन सा शंकु? परिपोषित शंकु। परिपोषित शंकु में जो मुख्य इसकी मैग्मा कहाँ से मिल रहा है? इसे मुख्य नली से ही मिल रहा है, उसमें दबाव पड़ा है, उसकी वजह से मुख्य नलिका कई उप नलिकाओं में विभाजित होकर स्थल पे आके फूट जाती है, तो वहां पे भी एक नया ज्वालामुखी शंकु बन जाता है, जिसे बोलते हैं परिपोषित शंकु। ओके, अब इसका एग्जाम्पल देखें तो सिसिली में माउंट एटना नाम का जो शंकु बनता है ज्वालामुखी का, वो कैसा होता है? परिपोषित शंकु का उदाहरण है। अब हम देखते हैं कौन से एग्जाम्पल? अम्लीय शंकु की। ये हमने देखे थे क्षारीय शंकु के एग्जाम्पल, अब हम देखते हैं अम्लीय शंकु के, जिसमें आता है आपके सबसे पहले ज्वालामुखी प्लम डोम। तो इसमें क्या होता है, कई बार ये जो डायकनुमा स्ट्रक्चर है जो ज्वालामुखी की मैग्मा कोष्ठ से मैग्मा को ला रही है नलिका, ये कई बार स्थल पे, जैसे स्थल पे आके फूटती है वहीं पे इसका बिखराव हो जाता है, ठीक है, वहीं पे इसका जमाव होगा, लेकिन कई बार ये इससे ऊपर आ जाती है, ऊपर आकृति बन जाती है जमाव रूप में, तो इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं आप? प्लम डोम कहते हैं। स्तंभ के रूप में जमी हुई दिखाई देती है, और यह गाढ़े अम्लीय मैग्मा से निर्मित संरचना है। इसमें सिलिका की मात्रा बहुत अधिक होती है, इसीलिए इसे ज्वालामुखी ग्रीवा भी कहते हैं। ग्रीवा क्या है? मतलब ज्वालामुखी के ऊपर एक जमी हुई परत दिखाई दे रही है आपको, तो एक तरह से ज्वालामुखी ग्रीवा जैसी दिखाई देती है, वोल्केनिक नेक जैसी। अब बेसिकली क्या होता है, जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे स्थल पे आया, जैसे ही मैग्मा यहाँ से फूट पड़ेगा और यहाँ परतों के रूप में साइड में जमा होना शुरू हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे ऊपर की तरफ जा रहा है वर्टिकल रूप में, तब वहां पे स्तंभ के रूप में जमा हो रहा है। ये स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर में थोड़ा डिफरेंट है, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? ज्वालामुखी प्लम डोम। अब हम बात करें, इसका एग्जाम्पल है संयुक्त राज्य अमेरिका में मिलने वाला डेविल टावर। डेविल टावर है वो ज्वालामुखी ग्रीवा का एक प्रमुख उदाहरण होता है। अब हम दो डोम और देखते हैं जिसमें कुमुलोडोम होते हैं। अगर ये स्ट्रक्चर जो हमने स्तंभ के रूप में जमाई है ज्वालामुखी प्लम डोम की, अगर ये कैसे जम जाए? गुम्बदनुमा स्ट्रक्चर में जम जाती है, इस तरह से गुम्बदनुमा स्ट्रक्चर में, तो इसे क्या बोलते हैं आप? कुमुलोडोम कहते हैं। अगर ये शंकु के रूप में जमा हो जाती है, शंकु के रूप में, तो इसे क्या बोलेंगे? शंकु के रूप में जमा हो जाती है तो इसे बोलेंगे आप थॉलॉइड स्ट्रक्चर। तो ये हैं आपकी ज्वालामुखी के प्रक्रियाओं के द्वारा कि मैग्मा कोष्ठ के द्वारा बनी हुई स्थल पे आकृतियां। तो सबसे पहले हमने देखा था कौन सी आकृति बनी थी? सबसे पहले सिंडर शंकु बना था जिसका आकार कम था। अगर सिंडर शंकु बड़े रूप में विकसित हो जाए तो उसे क्या बोलते हैं आप? कंपोजिट शंकु, जिसमें राख की परत अलग होती है, लावा की परत अलग होती है। दूसरा हमने देखा अगला परिपोषित शंकु, जिसमें मुख्य नलिका पे दबाव पड़ने से कई उपनलिकाओं में विभाजित होकर स्थल पे मैग्मा की जो परत है वो निकल जाती है, एक नए शंकु का निर्माण होता है, उसे परिपोषित शंकु कहते हैं। अगर मैग्मा ज्वालामुखी के ऊपर परत साइड में जमा नहीं होकर एक स्तंभ के रूप में बाहर की तरफ स्थल से बाहर भी जमा हो जाता है तो उसे क्या बोलते हैं? ज्वालामुखी प्लम डोम बोलते हैं। अगर ये गुंबदनुमा स्ट्रक्चर में जमा होता है तो इसे बोलते हैं कौन सा डोम? कुमुलोडोम। अगर ये शंकुनुमा स्ट्रक्चर में इस तरह से जमा होता है तो इसे क्या बोलते हैं आप? थॉलॉइड स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो ये आपको थोड़ा सा बेसिक डिफरेंशिएशन है किस तरह से स्ट्रक्चर बन रही हैं। आपको इंट्रूसिव फॉर्म जो अंदर बनी थी आपके स्थल के अंदर, स्थल यानी कि मृदा की सबसे ऊपरी परत के जो नीचे आकृतियां बनी थी ज्वालामुखी से, उसकी मैं वीडियो पहले ही बना चुका हूं, मैं लिंक शेयर कर दूंगा, आप उसे जाके भी देख सकते हैं। तो ये ज्वालामुखी से बनने वाली सारी स्ट्रक्चर हमने कंप्लीट कर ली है। और क्रेटर कौन सा होता है? मुख्य नलिका जब स्थल पे आती है तो वहां पे कैसे मैग्मा जमा हो जाता है और जमा होके वहां पे एक ऐसी आकृति बन जाती है बेसिन या फिर गर्तनुमा आकृति बन जाती है। अब यहाँ पे पानी का जमाव हो सकता है तो एक नई झील का निर्माण हो जाएगा, इसे एक क्रेटर झील बोलते हैं। क्रेटर का ही अधिक विकसित रूप कार्डेरा कहलाता है। आई होप गाइस आपको इस तरह आकृतियां समझ में आई हुई ज्वालामुखी से बनी हुई। आगे हम और भी कई सारे ज्योग्राफिकल टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। थैंक्स।